डॉक्टर रिजवी, जब 40 दिन की लड़ाई हुई तो अमेरिका और इसराइल ने 32,000 बॉम्ब गिराए ईरान पर। तो और क्या कर लेंगे अभी? 2,000 बॉम्ब और गिरा लेंगे, 4,000 बॉम्ब और गिरा लेंगे। जो ईरान 32,000 बॉम्ब से नहीं डरा, वो 2,000 या 4,000 बॉम्ब से भी घुटने पर नहीं आएगा। अभी तक तो ईरान अमेरिका का एरिया जो था वो कोस्टल एरिया था। वो कोस्टल एरिया पे अटैक करता था, बंदर अब्बास वगैरह पे, बुशहर वगैरह पे, इधर अटैक कर रहा था। अब वो अंदर जाके कर रहा है अटैक। राशिद साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है। किस तरह देख रहे हैं जिस तरह के हालात हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप का फिर एक बयान आया है और वो बयान ये आया है कि साहब आप जो डील कीजिए, डील नहीं करोगे तो अगले हफ्ते फिर हम पूरा तबाह कर देंगे। तो किस तरह से देख रहे हैं? ईरान ने कहा कि अब कोई डील नहीं, फिलहाल जो है वो जवाब। तो किस तरह देख रहे हैं राशिद साहब? देखिए मुमताज भाई, इस वक्त दोनों तरफ से बहुत जबरदस्त तरीके से हमले हो रहे हैं और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उन देशों को जिन्होंने अमेरिका को अपना एयरबेस दिया है। वो नहीं चाहते हैं कि अमेरिका उनके एयरबेस से हमला करे, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है। अमेरिका उनसे परमिशन छोड़िए, उनको इंफॉर्मेशन भी नहीं देता है और अटैक कर देता है। तो ये जो सूरत हाल इन्होंने अपनी खुद ने बना के रखी है, इन देशों ने, अरब देशों ने, आज उसका वो खामियाजा भुगत रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि नुकसानात नहीं होते हैं, नुकसानात बराबर होते हैं। ये लोगों के ऐसा ये भी नहीं कि रेजिडेंशियल एरिया में गिरे या इनकी प्रॉपर्टी डैमेज हो तब नुकसान हो। मुमताज भाई, किसी मुल्क में अगर इस तरह होता है तो उस मुल्क के लोग जाना बंद कर देते हैं। उस मुल्क में लोग जाना बंद कर देते हैं। उनका सबसे बड़ा जो इफेक्ट होता है बिजनेस, वो टूरिज्म बिजनेस है जो काफी इफेक्ट होता है। आज के डेट में आप देखिए यूएई की हालत इतनी बदतर हो गई है। वहां पर हमारे कुछ भारतीय लोगों ने 10-10 फ्लैट 10-10 फ्लैट किराए पर लेके रखे, वो खरीद के रखे हुए थे और एक एक फ्लैट को वो रेंट पे देते थे 40-40 हजार रुपए में, और वहीं पर रहते थे। यानी 4 लाख रुपया उनको मंथली रेंट मिलता था, उसी से उनका गुजारा भत्ता चलता था। आज उनके आधे से ज्यादा फ्लैट खाली पड़े हुए हैं और जो फ्लैट हैं उनके पास, उनको कोई 20 हजार रुपये देने को तैयार, कोई मिल नहीं रहा है। कितने लोगों, कितनी कंपनियां बंद हो गई, कितने लोग जॉब छोड़ के भाग गए, जान बचा के भाग गए वहां से, और कितने लोगों का बिजनेस इफेक्ट ऐसे हो गया। टूरिज्म वहां का तकरीबन तकरीबन खत्म के बराबर हो गया। डर के मारे कोई जाता नहीं है, पता नहीं कब चालू हो जाए। ये हालात हो गए हैं। होटल के रूम जो 50 हजार 1 लाख वाले थे, वो 60 से 70% डाउन हो गए रेट उसके। वो डाउन इसलिए हो गया कि उनको अपना मेंटेनेंस निकालना है। इतना पैसा तो वहां जाए कि मेंटेनेंस निकले, वर्कर को सैलरी दे। उन्होंने अपने वर्कर को कम कर दिया, स्टाफ की छटनी कर दी। और दुबई में मैक्सिमम आपको, अगर आप देखेंगे, इस तरह के वर्कर जो मिलते हैं वो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान के आते हैं मैक्सिमम। ये सब लोग बेरोजगार हुए। तो जो हालात इस वक्त कतर के और कुवैत के और बहरीन के हैं, कुवैत के और बहरीन की हैं, तो लोग, और कतर भी काफी इफेक्ट हुआ है। ऐसा नहीं कतर इफेक्ट नहीं हुआ। सबसे ज्यादा असर यूएई बहरीन पे हुआ है, उसके बाद कुवैत पे हुआ है। कतर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। अभी जो आप वीडियो चला रहे हैं, क्लस्टर बम मारा था बहरीन के एयरबेस पे, और तकरीबन तकरीबन हमारे ख्याल से इस बार ईरान ने प्लान किया है कि अरब देशों से हम इनके सारे एयरबेसेस को पूरी तरीके से डैमेज नहीं करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक हंगामा हमला में जो तेजी करता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं उसका फ्रस्ट्रेशन है। ये लोग डर भी नहीं रहे हैं। अब मुमताज भाई, मैं आपको अभी कह रहा हूं, अभी इनका चाहे डीएस हेराल्ड फोर्ड हो, चाहे इनका अब्राहम लिंकन हो, चाहे जॉर्ज बुश हो, ये जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर अगर ईरान की रेंज में आ गए तो आप ये मान के चलिए कि एक कार का डूबना तय है। ईरान उस कंडीशन में मारा, छोटे नेवल को मारा, उसने डिस्टर्ब किया छोटे नेवल को, ऐसा नहीं है। अभी तक 3 नेवल डैमेज किए उन्होंने, जो साथ में चलते हैं बड़े कैरियर के। इनकी लंबाई जो है आपकी, ये
ऑयल टैंकर टाइप से होती लंबाई उनकी भी 3 डैमेज किए अभी तक। यही फ्रस्ट्रेशन है। अच्छा, नुकसान ईरान अमेरिका क्या है, ईरान का सॉरी अमेरिका का नुकसान फाइनेंशियल एसेट से हो रहे हैं, सिर्फ फाइनेंशियल। और कुछ कैजुअलिटीज के बारे में आया कि कुवैत के अटैक में कुछ लोगों की डेथ हुई है। 4 से 6 सोल्जर्स के बारे में आ रहा है, अभी अमेरिका ने उसका अनाउंसमेंट नहीं किया है। लेकिन ईरान का अपना डैमेज हो रहा है, अपनी जमीन डैमेज हो रही है, ईरान के अपने एसेट फैसिलिटीज डैमेज हो रही है। अमेरिका कुछ डैमेज नहीं हो रहा है, उसका सिर्फ फाइनेंशियल जा रहा है जो भी जा रहा है। तो इसलिए उसको कोई फिक्र नहीं है। उसने पूरा पूरा ग्रीन लाइन दे दिया है इजराइल को, तुम मत रहो, तुम्हारी लड़ाई मैं यहाँ लड़ रहा हूं, मैं कमजोर कर रहा हूं। और ये इजराइल अमेरिका की पॉलिसी कि अरब देशों को कमजोर करो, ये इनकी पॉलिसी है कि अरब देशों को कमजोर करो कैसे भी करके। जब तक ये कमजोर नहीं होंगे हमारे इशारे पे नहीं नाचेंगे। तो ये सूरत हाल जो चल रही है, पूरी रात पटाखे बजते रहे वहां पर, पूरी रात, यहां तक कि सुबह 10 बजे तक की भी खबर यह है कि दोनों तरफ से चालू है। अभी तक तो ईरान अमेरिका का एरिया जो था वो कोस्टल एरिया था, वो कोस्टल एरिया पे अटैक करता था, बंदर अब्बास वगैरह पे, बुशहर वगैरह पे, इधर अटैक कर रहा था। अब वो अंदर जाके कर रहा है अटैक। तो उसको देखते हुए बहुत तेजी पकड़ी, उसी को देखते हुए तेजी पकड़ा। कल 2 यूएई की बड़े टैंकर, बिग टैंकर, ऑयल टैंकर जा रहे थे बड़े वाले, दोनों को डैमेज कर दिया ईरान ने, दोनों धू धू करके जलने लगे। ईरान ने संकेत साफ दिए कि उधर से नहीं आने देंगे, जिसको जाना उधर ही से आए। मतलब ईरान ने कहा कि हम फीस लेंगे मेंटेनेंस की, उस पर अमेरिका को आपत्ति है। वो बोल रहा है कि हम 20% तोल लेंगे, न तुम्हारी जमीन न तुम्हारा एरिया, तुम तोल लोगे, तुम गुंडे हो। क्या साबित करना चाह रहे हो? इसको सीधे सीधे गुंडागर्दी बोलते हैं मुमताज भाई, कि हम लेंगे, हम 20% टोल लेंगे वहां पर। तुम होते कौन लेने वाले? तुम्हें किसी ने बुलाया कि आगे यहाँ पे सुरक्षा दो, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर नेवल खड़ा करो, तुम्हें किसने बुलाया है? अब क्योंकि इसके अंदर तानाशाही है, ये दूसरों के मुल्कों में डेमोक्रेसी का ढोंग पीटता है, और खुद एक तानाशाह बन के बैठा हुआ है कि मैंने जो चाहा वो करो, जैसा मैं चाहता हूं वो करो, मैंने ये कह दिया है इसलिए करो क्योंकि मैंने कहा है। ये तानाशाही सिर्फ कहते हैं ना। आपका वहां पे कोई लेना देना नहीं था, आपने अटैक कर दिया। अटैक आपने करके पूरे रिजीम को डिस्टर्ब कर दिया। और पूरे रिजीम को छोड़िए मुमताज भाई, इस दुनिया का 70% एरिया, इस दुनिया का, विश्व का, वो डिस्टर्ब हुआ है। आप हम हुर्मुज के सामने हैं, एक तरफ से ईरान के सामने है, आप अरब सागर पार करिए, सीधे हम हैं भारत, और हमसे पीछे जितने देश हैं वो सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। गैस का प्रॉब्लम, क्रूड ऑयल का प्रॉब्लम, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो जो सूरत हाल आज की चल रही है, इसके जिम्मेदार ये तानाशाह है, और ये दोनों मिलके प्लानिंग करके इजराइल और अमेरिका इस तरह की साजिशों को करते हैं। और ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, ये तभी रुकेगा, कम होगा जब अरब देशों से इनके सारे नेवल हटा दिए जाए, जब अरब देशों से इनके सारे एयरबेसेस हटा दिए जाए। जैसा कि सऊदी अरब तो स्पेशली नहीं चाहता, मैं आपको आज बोल रहा हूँ, अभी तक नहीं, खुद को नहीं बोलता था मैं, लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ, सऊदी अरब स्पेशली नहीं चाहता कि अमेरिका जाए। कतर चाहता है अमेरिका जाए, ओमान चाहता है अमेरिका जायदाद खाली हो, लेकिन बहरीन, कुवैत, सऊदी अरबिया ये और यूएई ये नहीं चाहता जाए। क्यों दस भाई? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये ठीक बात है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। और किस तरह से सऊदी अरब चाहता है या क्या डर है, मेरा अपना ख्याल ये है कि ईरान उस चीज पे भी काम कर रहा होगा, और ईरान ने जो सफारतकारी की है वो अल्टीमेट है। मैं समझता हूँ कि इतनी साफ सुथरी और इतनी मेच्योर डिप्लोमेसी तो कम से कम मैंने अभी तक न तो पढ़ी ना तो देखी जितना ईरान ने की। और वो तशिए जनाजा जो अभी आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब के
हुई है, उसने तो बिल्कुल पिक्चर साफ कर दी। यानी दुनिया में इतना बड़ा जनाजा तो कहीं नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि दुनिया में लोग मरे नहीं है, शहादतें नहीं हुई हैं, ऐसा नहीं है। और देखिए हमारे साथ एक और बड़ी शख्सियत जुड़ गए हैं, हमारे साथ जो वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट और मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट के साथ साथ एक रिसर्चर, जिन्होंने हिंदुस्तान में एयरफोर्स में 35-40 साल अपनी अमली जो है खिदमत अंजाम दी है। अब बड़े कारनामे हमारे साथ ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी का, जहां तमाम टीवी चैनलों पे आप जाते रहे हैं, और इनकी मोहब्बत है कि ये मुझ जैसे छोटे से आदमी के रिक्वेस्ट पे भी लगातार जो है, और आज से नहीं, कई मतलब 2 साल तो हो ही गए होंगे मुस्तकिल जिस तरह से कैप्टन साहब हमसे जुड़ते हैं, बड़ी मोहब्बत है। मैंने सुबह ही आपको, सबसे पहले आप ही को मैंने लिंक भेजा था, लेकिन पता नहीं व्हाट्सएप में क्या हुआ कि राशिद साहब को भी मिस हो गया। मैं मतलब मेरे जुमले तो पहुंच गए, लेकिन लिंक जो है वो नहीं हो सकता, कभी कभी हो जाता है टेक्निकल। तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ कैप्टन साहब आपसे, आपकी कॉल में उठा नहीं सका क्योंकि मैं लाइव में फोन लगाए हुआ हूँ, तो मैं माजरत चाहता हूँ सबसे पहले। और यही कैप्टन साहब कि आप डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि साहब 1 हफ्ते का और वक्त है, आप डील कीजिए, वरना तो हम सब उड़ा देंगे। सवाल ये है कि डील को तोड़ कौन रहा है। इससे पहले 12 जून 2025 बातचीत के दौरान 5 राउंड की बातचीत आपने हमला करवा दिया। फिर आप देखिए कि बातचीत 3 राउंड की बातचीत 2 राउंड की हो गई थी, तीसरे राउंड की होनी थी 28 फरवरी 2026 इसी साल, आपने फिर हमला करवा दी। अभी सैयद अब्बास इराक़ची ओमान में थे, बातचीत हो रही, आपने फिर हमला करवा दिया। तो कैप्टन साहब क्या दुनिया इस चीज को नहीं देख रही कि हरकत किसकी है कैप्टन साहब? शुक्रिया डॉक्टर रिजवी। देखिए दुनिया में इस वक्त एक अजीबोगरीब माहौल है। अमेरिका को चैलेंज करने वाला कोई नहीं, कोई भी नहीं है। रूस यूक्रेन के युद्ध में गले तक कीचड़ में डूबा हुआ है, नाक तक कीचड़ में डूबा हुआ है। चीन जो है अपना शी जिनपिंग पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक एम बहुत क्लियर है कि वह सिर्फ ताइवान पर काम करना चाहते हैं। शी जिनपिंग ने चाइनीज पोलिट ब्यूरो को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को प्रॉमिस किया है कि बहुत जल्दी ही ताइवान पर उनका कब्जा हो जाएगा। तो चीन जो है अपनी पीएलए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का ध्यान और कहीं नहीं बटाना चाहता है। तो ऐसे में अमेरिका को कौन क्या कहेगा? अमेरिका में जब तक जो बाइडेन थे, उनमें थोड़ी-सी शायद इंसानियत थी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी-सी। जब तक जो बाइडेन थे, उनमें थोड़ी-सी अ, नरमी थी। ज़्यादा नहीं, थोड़ी-सी नरमी थी। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, इनको मालूम है कि ये दुनिया चलाना मतलब अमेरिका के लिए व्यवस्था करना, व्यापार करना। तो डोनाल्ड ट्रंप एक नई व्यवस्था, एक नया सिस्टम दुनिया पर इम्पोज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ईरान में हम देख रहे हैं, भारत के ऊपर डॉक्टर रिजवी आप सोचिए, भारत के ऊपर अमेरिका ने क्या-क्या दबाव नहीं डाले। टैरिफ के नाम पर उन्होंने भारत के ऊपर कभी 30%, कभी 50% और धमकी 500% टैरिफ की दी थी। अमेरिका दुनिया के सारे देशों पर इस तरह से दबाव बना रहा है। अमेरिका भारत के ऊपर अब एक और नया दबाव बना रहा है कि भारत जो है जो चाइल्ड लेबर वाला सामान है वो ना खरीदे ना बेचे। तो अमेरिका हर बार नए-नए हथकंडे निकालता है दुनिया के देशों को 2 कदम पीछे ढकेलने के लिए। जहाँ तक ईरान और अमेरिका की बात है, डोनाल्ड ट्रंप में ईमानदारी की कमी साफ नज़र आ रही है। एमओयू साइन हुआ, ठीक है, साइन हुआ। एमओयू का जो पॉइंट नंबर 5 है, बहुत क्लियर है। अगर कोई भी उसको 10 बार पढ़े तो उसका एक ही मतलब निकलता है, जो पॉइंट नंबर 5 है कि अगले 2 महीने तक, 60 दिन तक, यानी आप समझिए अभी जुलाई पूरा और अगस्त पूरा, अ, जब तक कि नया समझौता साइन नहीं हो जाता, तब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, वो ईरान और ओमान के हाथ में रहेगा। यानी ना दखल अमेरिका का होगा या किसी दूसरे देश का दखल नहीं होगा। सिर्फ ओमान और ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को चलाएँगे। तो ईरान ने अपनी तरफ से जब उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दिया गया है, उसने
कह दिया सबसे पहले, बयान ईरान का बहुत क्लियर है कि कोई टोल टैक्स नहीं लेगा अगले 60 दिन तक। दूसरी बात, ईरान ने कहा ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ईरान का है, तो जो भी जहाज जा रहा है वो ईरान की जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वहाँ ये बता दे कि जहाज का नाम क्या है, किस देश का झंडा लगा होगा, क्या लेके जा रहा है, किस पोर्ट से आ रहा है और किस देश को जा रहा है। तुरंत 5 मिनट के अंदर ही ईरान जो है उसको एक कंट्रोल नंबर दे देती है, फिर बोलती है कि देखो अपना ट्रांसपॉन्डर ऑन रखना, जो कि आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है कि सारे शिप्स जो हैं वो अपना ट्रांसपॉन्डर हमेशा ऑन रखेंगे, खास तौर से जो नैरो वाटरवेज है वहां पर, ताकि नेविगेशन के लिए जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उनको पता लगती रहे ट्रांसपॉन्डर के जरिए कि जहाज कहाँ पर है, उसके आगे भी जहाज है, उसके पीछे भी जहाज है, उसके दाएं बाएं में भी जहाज है। तो कोलिजन अवॉइड कराना एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की जिम्मेवारी है। लेकिन अमेरिका इसमें बीच-बीच में एक क्या कहूँ, सरिया ही डाल देता है। अमेरिका बीच-बीच में एक जहाज के कैप्टन को गुमराह कर देता है कि चलो हम तुमको चुपचाप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकाल देंगे, तुम रात के अंधेरे में निकल जाना, अपना ट्रांसपॉन्डर बंद रखना और ओमान की खाड़ी से चिपक-चिपक के निकल जाना। ओमान का जो इलाका है, वहाँ से निकल जाना। तो ये तो जो मेमोरम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसका जो बिंदु नंबर 5 है, उसका उल्लंघन हुआ। अमेरिका को ऐसी दखल अंदाजी करने का कोई भी हक नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी तरफ से ये समझना पड़ेगा। अब एक और डेवलपमेंट पहले भी थी कि पेंटागन ने फिर से डोनाल्ड ट्रंप को चेताया है कि ईरान के ऊपर और भयंकर बमबारी करके कुछ हासिल नहीं होगा। ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी अमेरिका ने चालू कर दी। इससे ही ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ गया। ईरान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुक गया। ईरान कच्चा तेल, गैस एक्सपोर्ट करता है, रेवेन्यू कमाता है। इंपोर्ट क्या करता है? दवाइयाँ, खाने-पीने की सामग्री और दूसरी बहुत सारी चीज़ें। तो पेंटागन ने फिर से डोनाल्ड ट्रंप को इंटरनल ब्रीफ में कहा है कि ईरान के ऊपर और बम गिराने की ज़रूरत नहीं है। आर्थिक नाकेबंदी से ही ईरान जो है वो नरम पड़ जाएगा। अब डॉक्टर रिजवी अंतिम शब्द ये है कि अब खाड़ी के जो देश हैं उनको अमेरिका को मनाना पड़ेगा कि वो और बमबारी ना करे, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और टांग ना अड़ाए। सबसे बड़ी बात है कि जैसे ओमान पहल कर रहा है कि मस्कट में बात कर लो, कतार भी पहल कर रहा है कि दोहा में बात कर लो। अमेरिका को तुरंत आना चाहिए बातचीत के लिए। पीछे से ईरान का रिप्रेजेंटेटिव भी कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। जी। बिल्कुल बातचीत में ईरान शुरू से रहा है और आप देखिए यहाँ पे हमारे साथ राम कुमार जी हैं, उन्होंने कमेंट किया है और इस तरह से मेरे पास बहुत सारे ऐसे राजा सिंह राजपूत साहब हों, जयदीप सिंह बुंदेला साहब हों या दत्त साहब हों या और इस तरह से आप देखिए इन्होंने एक बहुत, और यही हिंदुस्तान है देखिए कैप्टन साहब, इन्होंने लिखा है ईरान ही इकलौता देश है जो आज अपने हाथ की लड़ाई लड़ रहा है। ईरान बातचीत की टेबल पर था, इसके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब की हत्या की। अमेरिका मनमानी कर रहा है जो संसार के लिए ठीक नहीं है, इत्यादि। तो अब ये राम कुमार जी हैं, इन्होंने बहुत कम शब्दों में और बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही और यही सच्चाई है, यही हकीकत है। मैं एक एक कमेंट और चाहूंगा। पहला राशिद साहब का, तो फिर आखिरी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन दो तीन खबरें जो अभी अल जजीरा को मैं देख रहा था, चीन की बात आई तो चीन ने जो यूएन में कहा है, वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन में चीन के नुमाइंदे मंदूब का कहना है कि अमेरिका ने ईरान के हमलों से दुनिया को खतरनाक हद तक धकेल दिया है, ईरान पे हमला करके। चीन के जो वहाँ पे एम्बेसडर है शिनली का कहना है कि अमेरिका की जानिब से ईरान के खिलाफ बड़े हमलों ने एक बार फिर इलाके में खित्ते को खतरनाक दौर में धकेल दिया है। शिनली ने ये तबसरे अमरीकी एलची माइक वॉल्ट्ज के उस दावे के बाद किए हैं जहां चीन ईरान और यमन में सामान की तरसील को रोकने के लिए
खातिर ख्वाह इकदाम नहीं कर रहा है, ये उन्होंने कहा है। तो अब आप ये देखिए कि ईरान ये बात है, और ये लेकिन ये सिर्फ बयान की हद तक है, हम ये भी कह सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। इसके अलावा अमेरिका ने चीन पर इल्जाम आयद किया है कि वो ईरान हौसियों को सामान की तरसील रोकने के लिए काफी नहीं मतलब काम नहीं कर रहा है, और ये लगातार मदद कर रहा है। ये अमेरिका का चीन पे इल्जाम है। लेकिन हम सब जानते हैं कि लड़ाई कौन लड़ रहा है और किस तरह से। यहाँ राशिद साहब ने दो कमेंट है, और फिर मैं उनके पास बहुत शॉर्ट में ट्रम्प ने चेतावनी दी कि यदि बातचीत की मेज पर वापस नहीं आता, हाँ इसका हमने जिक्र कर दिया है, काफी डिटेल में हमने इसको, शुरू में हमने इन तमाम चीजों पे। राशिद साहब क्या क्या लग रहा है आपको? सुवर्णा राज जी कह रहे हैं, मुमताज साहब यहाँ पे चीन ताइवान का मसला ईरान के सहायता करके अमेरिका को हुर्मुज में डुबोना चाहता है। यहाँ पे यूक्रेन का युद्ध हुर्मुज में अमेरिका को डुबोना चाहता है, इसलिए ये युद्ध बातचीत से नहीं सुलझेगा। तो ये भी एक अपना ख्याल है लोगों को कि ये लाओ और डुबो दो अमेरिका को। और अमेरिका जो है, मुझे ऐसा लग रहा है राशिद साहब कि फंसता जा रहा है। अमेरिका को कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं हुआ। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को जरूर तेल महंगा हुआ तो उनको फायदा हुआ होगा, लेकिन बज़ाहिर खुद अमेरिका को मुझे तो कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा कि अमेरिका कंट्री, अमेरिका के अवाम को, बजाय ये कि नुकसान ये हुआ है कि बता नहीं रहा अमेरिका, लेकिन बड़े पैमाने पे फौजी मारे गए। बहुत शॉर्ट में मैं चाहूंगा कि दोनों लोग कर दें। जी राशिद साहब। देखिए मुमताज भाई, इस युद्ध से डोनाल्ड ट्रंप मजबूत हो रहा है, अमेरिका कमजोर हो रहा है। क्योंकि वहां पर हमारे यहाँ लीटर में मिलता है, वहां गैलन में मिलता है। जो $1 में था वो वहां $4 में हो गया। तो ये बोझ जो पड़ा है, ये बोझ अमेरिकन पे पड़ा है, लोकल लोगों में पड़ा है, वहां के इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ा है। लेकिन जो फायदा किसका हो रहा है, डायरेक्ट इनका होता है। ये पहले कहते हैं सब कुछ नॉर्मल होगा, हम बातचीत करेंगे, हम ईरान को ये देंगे वो देंगे। पता चला कि उसका रेट गिर गया। इन्होंने, इनके लोगों ने क्रूड ऑयल के शेयर्स खरीद लिए, और काफी तादाद में खरीदे उन्होंने। और उसके बाद खरीदने के बाद फिर उन्होंने शाम को धमकी दे दिया कि मैं ईरान को तबाह कर दूंगा, ये कर दूंगा। 1-2 हमले छोटे मोटे कर दिए। तो पता चला कि जो 80 में आ गया था क्रूड ऑयल, वो सीधे 115 पहुंच गया। तो $35 पर बैरल इनको ये डायरेक्ट प्रॉफिट मिलता था। ये एक छोटा प्रॉफिट नहीं है, बड़ा प्रॉफिट है। क्योंकि अगर लगता है कि ये $35 पर बैरल छोटा प्रॉफिट है, तो ये सोचिए कि ईरान ने तो खाली यही कहा था कि हम $1 पर बैरल लेंगे फीस। $1 पर बैरल, तो उस पे इतना ज्यादा लोगों में बवाल चालू हो गया। और ये $35 पर बैरल कमा रहे हैं सिर्फ एक मुल्क को जला करके, अपने देश को खोखला करके। ऐसा नहीं कि अमेरिका खोखला नहीं हो रहा है, अमेरिका की एसेट जल रहे हैं, उनकी जितनी भी चीजें हैं, मशीनरीज हैं, वो सब डिस्टर्ब हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि जो राडार ये लोग लगाते हैं, अभी जो बहरीन में उन्होंने उड़ाया है, ये कोई छोटा मोटा राडार था? ये सब 1200-1500 करोड़ रुपए का आता है, एक 100-200 करोड़ का नहीं आता है। यूएई में कुछ होता है, बहरीन में फौरन सिग्नल पहुंच गया उसके पास, विद इन 1 सेकेंड। तो टेक्नोलॉजी है ये। तो ये सारी चीजें, आपका पेट्रियट वगैरह सब इनके घायल हो गए। फिर से बहरीन में तो लगता है ऐसा कि अब कोई एयर डिफेंस सिस्टम बचा ही नहीं है। बहरीन की जो हालत बता रहे हैं आपको हम, वहां ऐसा लग रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह कुछ बचा ही नहीं वहां पर, जिस तरीके से जमीन पे सब अटैक हो रहा है। वहां की गवर्नमेंट अनाउंसमेंट नहीं कर रही है अब कि इतने मिसाइल आए, हमने इतनों को डिस्ट्रॉय कर दिया। बहरीन की सरकार नहीं कर रही है, अभी जॉर्डन नहीं कर रही है। तो जो हालात बनाए हैं, ऐसा नहीं है कि इससे ये अपने आप को बचा के निकाल ले जाएंगे। ईरान तो तबाह होते आया है, तबाह और भी होगा। वो तो किसी ने पहले से फोरकास्ट किया था कि ईरान पहले तबाह होगा फिर बनेगा, तो अभी उसकी और तबाही लिखी है। लेकिन वो खुद तबाह होने से पहले पहले अमेरिका को काफी हद तक तबाह कर देगा। और जो एक सेमी पोलर वाला जो ऑप्शन आ रहा है ना, मल्टीपोलर वाला, तो अब मल्टीपोलर ही चलेगा। अब जो सिंगल मैन वन वे चल रहा था अमेरिका की दादागिरी, वो ईरान के युद्ध में ही खत्म हो जाएगी। क्यों था सही? सही कहा। और यही मैं आखिर में कैप्टन साहब आपसे कि क्या लग रहा है
कि क्या कदम होगा, बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन क्या अमेरिका वाकई लड़ने की पोजीशन में है? क्योंकि ईरान तो बिल्कुल तैयार बैठा, भाई वो करे क्या? उसको लड़ना ही लड़ना है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बातचीत तो करने के लिए तैयार होता है, लेकिन जिस तरह से ये कर रहे हैं, तो इसमें क्या लग रहा है आपको, कैप्टन साहब? डॉक्टर रिजवी, जब 40 दिन की लड़ाई हुई तो अमेरिका और इसराइल ने 32,000 बॉम्ब गिराए ईरान पर। तो और क्या कर लेंगे? अभी 2,000 बॉम्ब और गिरा लेंगे, 4,000 बॉम्ब और गिरा लेंगे। जो ईरान 32,000 बॉम्ब से नहीं डरा, वो 2,000 या 4,000 बॉम्ब से भी घुटने पर नहीं आएगा। अमेरिका को अगर ऊपर वाला सही तरीके से समझाए तो उनके लिए एक ही चारा है कि जल्दी से जल्दी ईरान से बात करें और ईरान को इज्जत देते हुए समझौता जल्दी से जल्दी साइन करें। जी, डॉक्टर रिजवी। नहीं नहीं, बिल्कुल तो यही अमेरिका करना पड़ेगा, और यही सही तरीका है, और चालबाजी बार बार नहीं चल रही। दुनिया देख रही है कि कौन क्या कर रहा है, और ये दुनिया भी मुझे लग रहा है कि अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। और अब तो बाकायदा जो अब बात हम लोग कर रहे थे कैप्टन साहब, राशिद साहब, जमात इस्लामी हिंद ने कल बाकायदा मीटिंग करके और हुकूमत हिंद से ये मुतालबा किया है कि भाई अब आप ये इनिशिएटिव लीजिए, हिंदुस्तान इनिशिएटिव ले। तो ये भी अपने आप में खुशाइंद है, जिस बात को हम लोग उठाते रहे हैं कि हिंदुस्तान आगे आए। जो भी है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि तो बहरहाल हम यही चाहेंगे कि जंग ना हो, अमन कायम हो। इंशाल्लाह फिर हम जो भी अपडेट होगी वो बातचीत करते रहेंगे। दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद साहब ऑफिस में है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद वो हमसे जुड़े, और कैप्टन साहब भी मसरूफियत के बावजूद वो हमसे बातचीत की। दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। तो आप तमाम हजरात का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा।